मैं अपनी लॉन्ड्री में लाला हरप्रसाद के लड़के बंसी प्रसाद की नई रेशमी कमीज पर इस्त्री फेर रहा था, जो उसने पिछले हफ्ते अपनी शादी के मौके पर सिलवाई थी। इतने में मेरा नौजवान मुलाजिम फजलू आहिस्ता आहिस्ता सीटी बजाता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। तो मैं उसे देखते ही भौंचका रह गया, क्योंकि फजलू बहुत ही सीधा साधा अहमक लड़का है, जैसे कि लॉन्ड्री वाले के मुलाजिम को, बल्कि हर मुलाजिम को होना चाहिए। इसीलिए तो जब मैंने फजलू के सर की तरफ देखा तो सकते में आ गया। फजलू, ये तुम्हारे सर को क्या हुआ है? आखिर मैंने चिल्ला के पूछा। फजलू ने मुस्कुरा के कहा, शहर में दिलीप कुमार का नाई आया है। ये कहने के बाद फजलू ने बहुत मोहब्बत से अपने सर पर हाथ फेरा और माथे पर झुकी हुई लट को और लटका लिया। इसके सर के बाल छिदरे छिदरे कटे थे और छोटे कर दिए गए थे। सिर्फ बाएं जानिब बालों का एक गुच्छा लांबा रह गया था, जो बाकी बालों से लांबा होने की वजह से खुद ब खुद एक कटी हुई बेल की तरह माथे पर आ पड़ा था, और दूर से देखते हुए यूं मालूम होता था जैसे सुरेश से माथे पर चिपका दिया गया हो। पीछे से सर की ढलवान से बाल यूं काटे गए थे जैसे किसी पहाड़ी ढलवान से घास काट ली गई हो। बहैसियत मजमूई, फजलू का सर दूर से एक मुड़ी हुई भेड़ की तरह नजर आ रहा था। मैंने हैरत से पूछा, कौन है वो नाई? अपना शद्दू, वो गीसू कसाब का लौंडा जो 2 साल हुए घर से भाग गया था। फजलू ने अस्पात में सर हिला दिया। कहाँ है उसकी दुकान? फजलू बोला, तेलियों के बाजार से आगे चौक में। मैं जल्दी से अपनी लॉन्ड्री से बाहर निकला तो फजलू ने पुकार के कहा, मगर जुम्मन चाचा, बाल बनवाने हैं तो 1.5 रुपया साथ लेते जाओ। वो इससे कम में बाल नहीं काटेगा। दिलीप कुमार का नाई है। चुप बे नामाकूल, मैंने चौक की तरफ भागते हुए कहा। इस भेड़ मुंडाई का मैं 1.5 रुपया दूंगा। लेकिन छद्दू की दुकान पर बहुत भीड़ थी। मैं ज़रा देर में पहुंचा। बाल बनवाने वालों का पहले से ही एक लंबा क्यू लग चुका था। दुकान के बाहर जली हरूफ में बोर्ड पर लिखा था, दिलीप कुमार का नाई बम्बई ट्रेंड मास्टर शद्दू हजाम। और इस बोर्ड के नीचे एक दूसरे बोर्ड पर रेट लिखे थे, दिलीप कुमार हेयर कट 1.5 रुपया, दिलीप कुमार शेव 1 रुपया, दिलीप कुमार शैम्पू 2 रुपया 8 आने, दिलीप कुमार मालिश 5 रुपया। मालिश कराने वालों के लिए एक अलग कमरे का इंतज़ाम है। मैंने क्यू की तरफ देखा। यहाँ मुझे बहुत से जाने पहचाने चेहरे नज़र आए। उनमें मुझे धूड़ीमल का लड़का भसूड़ीमल नज़र आया, जो मैट्रिक फेल था और किसी सिनेमा की कोई फिल्म देखे बगैर नहीं रह सकता था। उनमें हकीम उत्तम चंद का दामाद सरदारी लाल, जो शादी के बाद हकीम साहब के घर में रहता है, और उस्ताद दिलावर खां का पट्ठा बच्चा पहलवान और गंगू तेली का लड़का सुखिया, और अपने मोहल्ले की अमीर बेवा खोजन का इकलौता साहिबजादा गुल्ला बटेरबाज, धीमा पनवाड़ी और सुंदरा ठेले वाला जो सिनेमा के इश्तिहारात तकसीम करता है, भी नजर आए। सभी ने मुझे देखकर नज़रें फेर लीं। मैं डराते हुए दुकान के अंदर दाखिल हो गया। मुझे इस क्यू से क्या वास्ता, ये सब लौंडे मेरे हाथ के खिलाए हुए हैं। दुकान के अंदर जाके मैंने सामने की दीवार पर दिलीप कुमार का एक बड़ा सा फोटो देखा, जिसके एक कोने पर लिखा था, अपने प्यारे दोस्त शद्दू हजाम के लिए, बड़े खुलूस के साथ, बकलम खुद दिलीप कुमार। दाएं तरफ नज़र घुमाई तो एक तस्वीर नज़र आई। उसमें दिलीप कुमार सर झुकाए हुए शद्दू हजाम से बाल कटवा रहा था। बाएं तरफ निगाह दौड़ाई तो एक और तस्वीर लटकी हुई नजर आई, जिसमें शद्दू हजाम दिलीप कुमार के सर पर मालिश कर रहा था। शद्दू ने मुझे आते ही पहचान लिया। वो मेरे घुटनों को छूकर बोला, चाचा जुम्मन, मुझे पहचानते हो? शद्दू को कौन नहीं पहचानेगा, मोहल्ले का सबसे शरीर लौंडा, दुबला पतला, काला, चेचक रू, एक आंख से काना, मगर जबान जैसे लाल मिर्च, जैसे गालियों का फव्वारा, बार बार पिटने पर भी शरारत से बाज ना आए। एक रोज सवेरे फजलू को फुसलाकर इससे शेख गुलाम रसूल बैरिस्टर के लड़के का कोट, जो मेरी लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन होने को आया था, एक रोज के लिए मांग कर पहनने के लिए ले गया था। बस उसी दिन से गायब था, जाने कहाँ गायब हो गया। आसपास के कस्बों में बहुत ढूंढवाया, कहीं पता ना चला। नाचार कोट की कीमत मुझे अदा करना पड़ी। मैं शद्दू को भूल सकता था? मैंने जोर से एक धप उसकी पीठ पर जमाई। शद्दू के हाथ से कैंची दूर जा गिरी। शद्दू कुछ हंसकर, कुछ रूहानसा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गुस्से से कहा,
मेरी तरफ क्या देखते हो? किधर है वो कोट? शद्दू को यकायक याद आ गया, हँसते हुए बोला, वाह चाचा वाह! तुम भी 2 साल के बाद उस कोट का ज़िक्र करते हो। अरे चाचा, जितने कोट कहो इस बैरिस्टर के लौंडे को बनवा दूँ। क्या समझते हो? दिलीप कुमार का नाई हूँ, दिलीप कुमार का। तो तुम बम्बई गए थे? मैं एक कुर्सी पर बैठकर बोला। और कहाँ गया था? हाफ हंटिंग कोट पहनकर। मगर वो कोट कहाँ है? दिलीप कुमार के पास है। दिलीप कुमार के पास? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, शद्दू बोला, मैंने उस कोट के कॉलर जरा काट के छोटे कर लिए थे। दिलीप कुमार को मेरा स्टाइल बहुत पसंद आया। जब से उसने मुझसे वो कोट मांग लिया, जब से वही कोट पहने पहने फिरता है। छोटे छोटे कॉलरों वाला कोट, जो कभी बैरिस्टर साहब के लौंडे का था। वो तो कहो उस कोट की किस्मत अच्छी थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिल्म शिकस्त में तुमने उस कोट को देखा था? तुम्हारी दिलीप कुमार से वाकफियत कैसे हुई? मैंने पूछा। शद्दू ने मेरे सर पर कैंची चलाते हुए कहा, कुछ ना पूछो चाचा, दिलीप कुमार से मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। मुख्तसर ये कि एक रोज़ मैं बम्बई के रेस कोर्स में अपने जाकी हर भगवान से मिलने जा रहा था कि शायद कोई किस्मत का टिप मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कि मुझे इतने में ख्याल आया कि मेरे सर के बाल बहुत लंबे हो रहे हैं। ये ख्याल आते ही मैं सामने के एक शेविंग सैलून में घुस गया और जाते ही जो कुर्सी खाली थी और जिस पर एक आदमी बैठना ही चाहता था, मैं जल्दी से पहुंचकर वहां बैठ गया। हज्जाम ने मेरी तरफ ज़रा तीखी नज़रों से देखा, मगर अपुन तो तुम जानते ही हो, शुरू से ढीठ रहे हैं, तुम्हारे चेले हैं। सो हम कुर्सी पर डट गए और हजाम ने जैसे तैसे करके मेरे बाल काटना शुरू कर दिए कि मैंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। मैंने सोचा, आज मैं ऐसे बाल कटवाऊं कि रेस कोर्स में आने वाली फिल्म की सारी हीरोइनें मेरी तरफ देखने लग जाएं। वो नरगिस, मधुबाला, सुरैया, नलिनी जीवंत, आशा राय और चतोहर कमटेकर सब मेरी तरफ देखने लग जाएं तो मज़ा है, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है। ये ख्याल आते ही मैंने बड़ी उलझन से हजाम से कहा, पहले आगे से बाल छिद्रे करो, तालू से लेकर माथे तक। मगर अगर मगर की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हजाम ने वैसा ही किया। जब वो माथे के करीब पहुंचा तो मैंने फिर उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और उससे कहा, ये सामने के बाल दाएं तरफ से छोटे मगर बाएं तरफ से लंबे रहने दो। मगर फिर वही अगर मगर, जैसा मैं कहूँ करते जाओ। हजामत के बाद जब मैंने अपनी सूरत आईने में देखी तो अपनी जिद्दत पर खुद हैरान हो गया। मैं अभी सोच रहा था कि ये स्टाइल रेस कोर्स के लिए ठीक रहेगा कि किसी पागल खाने के लिए। इतने में किसी ने मुझे पीछे से आके गले से लगा लिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या तर्ज हजामत इजाद किया है। सर को पीछे से देखो तो घिसा हुआ बुर्श नजर आता है, तालू के ऊपर से देखो तो कद्दू की बेल नजर आता है, सामने से देखो तो इश्क पेचा की जुल्फ परेशान नजर आता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने घूम कर देखा, मेरे सामने दिलीप कुमार खड़ा था। मैं हैरत से वहीं खड़े का खड़ा रह गया। दिलीप कुमार ने बहुत नरमी से मेरे शाने पर हाथ रखा, कुछ कहा जिसे मैं सुन न सका। क्या फरमाया आपने? मैंने बहुत लज्जाहत से पूछा। इस पर दिलीप कुमार ने जेब से एक माइक्रोफोन निकाल के कुछ कहा। अब के मैंने सुन लिया। दिलीप कुमार कह रहा था, भाईजान अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आपका हेयर स्टाइल मैं अपना लूं। शौक से मैंने कसाईयों की तरह उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, दरअसल मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार आ चुका हूँ। दिलीप कुमार अपने जेबी माइक्रोफोन से कह रहा था, मैं शोहरत से, दौलत से, औरत से परेशान हो चुका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नई चीज़ चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरा हेयर स्टाइल हाजिर है। ठीक है, दिलीप कुमार ने हजाम की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज से लोग मेरे एक्टिंग को भूल जाएंगे और मेरे हेयर स्टाइल को याद रखेंगे। जब दिलीप कुमार बाल कटवा चुका तो मेरी तरफ मुड़कर पूछने लगा, क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? मैं सुन ना सका। दिलीप कुमार ने फिर अपनी जेब से माइक्रोफोन निकाला। मैंने कहा, खाकसार को शद्दू कहते हैं। क्या काम करते हो? सड़कें नापता हूँ। अगर आप आज ना मिल जाते तो समंदर की गहराई नापने का इरादा कर रहा था। अच्छा। दिलीप कुमार का सर माइक्रोफोन पर झुक गया और इसकी आंखें ख्वाबीदा हो गईं। इसकी नसें माथे पर उभर आईं। एक मध्यम महजूं तबस्सुम इसके लबों पर नमूदार हुआ। उसने आहिस्ता से रुक रुक कर कहा, शद्दू, आज से तुम मेरे भाई।
मेरे भाई हो। इसके बाद वो सर झुकाए, आंखों में आंसू छुपाए शेविंग सैलून से बाहर निकल गया। इसके दूसरे दिन सुबह सवेरे में एक झूले में हजामत का सामान लिए उसके बंगले पर पहुंच गया। वो मुझे देखकर बहुत हैरत ज़दा हुआ, बोला, ये तुम इस झोले में क्या लाए हो? हजामत का सामान? क्यों? कल की बात भूल गए? उस शेविंग सैलून में जब मिले थे तुम ही ने तो कहा था, शद्दू आज से तुम मेरे नाई हो। मगर मैंने तो कहा था आज से तुम मेरे भाई हो। दिलीप कुमार ने एहतजाज करते हुए कहा। ओफो, ये कैसी गलती हुई। मैंने समझा तुम कह रहे हो आज से तुम मेरे नाई हो। इस पर तो ये मैं हजामत का सारा सामान खरीद लाया। अगर मुझे मालूम होता मैं आज से तुम्हारा नाई नहीं भाई हूँ तो मैं अपना बिस्तर भी उठा के यहीं ले आता। मगर अब क्या होगा? अब अब ये होगा, दिलीप कुमार ने सर झुकाए हुए कहा, अब तुम मेरी हजामत करो। शद्दू की दास्तान बहुत दिलचस्प थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि जब मैं उसकी कुर्सी से उठा तो अपने आप को बिल्कुल पहचान न सका। मैंने चिल्ला के शद्दू से कहा, अबे ओ शद्दू, सुअर के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? शद्दू ने बाहें फैलाकर सर झुकाकर कॉर्निश बजा लाते हुए कहा, उस्ताद, यही तो वो मशहूर हेयर स्टाइल है जिसके बलबूते पर मैं दिन में 150 कमाता हूँ। शद्दू की दुकान बहुत चल निकली, लेकिन शहर के बहुत से हजाम बेकार हो गए। कुछ हजामों ने तो शहर छोड़ दिया। दो एक सब्जी तरकारी बेचने लगे, दो एक गम के मारे पागल हो गए और एक ने अपने गले पर उस्तरा पैर कर खुदकुशी कर ली। लेकिन इन बातों का शद्दू पर या शहर के नौजवानों पर क्या असर होता? वो तो सब दिलीप हेयर स्टाइल के गर्विदा थे और शद्दू से दिलीप कुमार की बातें सुनने के लिए उसकी दुकान पर जाया करते। जब भी मैं वहां गया मैंने उसके शेविंग सैलून को भरा पाया। माता दीन हलवाई का लौंडा पूछ रहा था, यार शद्दू, ये दिलीप कुमार सर में कौन सा तेल लगाता है? धांसू तेल। ये कौन सा तेल होता है? शद्दू ने एक बंद अलमारी का ताला खोला और इसमें से एक शीशी बहुत एहतियात से निकाली और माता दीन हलवाई के लौंडे के हाथों में देकर कहने लगा, ये धांसू तेल है, इसका नुस्खा मेरे और दिलीप के सिवा कोई नहीं जानता। इसमें क्या खास बात है? जग्गे पंसारी ने, जो गंजा था, शद्दू से पूछा। शद्दू ने उसके गंजे सर की तरफ देख के कहा, इसके इस्तेमाल से बाल सारी उम्र काले और चमकीले रहते हैं और जिसके सर पर बाल ना हो तो उसके सर पर बाल उगाते हैं। सच कहते हो? तो क्या झूठ कहता हूँ? इस्तेमाल करके देख लो। अरे, एक बार मैंने गलती से ये तेल अपनी हथेलियों पर लगा लिया था। रात ही रात में मेरी हथेलियों पर इतने बाल उग गए कि बुर्श मालूम होने लगी। बड़ी मुश्किल से बाल सफ़ा पाउडर से अपनी हथेलियों को साफ किया। तो अब तुम अपने सर में तेल कैसे लगाते हो? अब तो दस्ताने पहनकर लगाता हूँ। ले जाओ शीशी, धासु तेल बम्बई में तो खैर 15 रुपए से कम नहीं बेचता। तुमसे 10 रुपए ले लूंगा। माता दीन हलवाई का बेटा एक अमीर हलवाई का बेटा था। वो 10 रुपए दे सकता था, मगर रहमान को धासु तेल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो कुछ और ही दरियाफ्त करना चाहता था। आखिर उससे रहा न गया। यार, दिलीप कुमार शादी क्यों नहीं करता? शद्दू ने कहा, अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक दिन मैं और दिलीप कुमार जुहू पर टहल रहे थे। मैंने यही सवाल दिलीप कुमार से किया। दिलीप कुमार तो तुम जानते हो हिंदुस्तान का सबसे मशहूर सबसे बड़ा हीरो है। हजारों खूबसूरत लड़कियां उस पर मरती हैं, उस पर जान छिड़कती हैं, जैसे हम मच्छरों पर डीडीटी छिड़कते हैं। वैसे वो उस पर अपनी जान छिड़कने को हर वक्त तैयार रहती हैं। लेकिन दिलीप कुमार है कि शादी ही नहीं करता। क्यों? आखिर उस दिन मैंने हिम्मत करके दिलीप कुमार से ये सवाल पूछ ही लिया। दिलीप ने अपने बालों की जुल्फ को हल्का सा झटका दिया। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराया। फिर उसने झुककर साहिल की रेत को अपनी हथेली पर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेत के जर्रों को चबाते हुए बहुत फिक्रमंद अंदाज में बोला, शद्दू भैया, बात दरअसल ये है कि मैं एक बेवा से शादी करना चाहता हूँ। बेवा से शादी तो कारे सवाब है तो सही। दिलीप कुमार बहुत मुतफक्किर लहजे में बोला, मगर मुसीबत यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरोइन बेवा नहीं है तो नहीं, मगर हो सकती है अगर तुम चाहो तो। उफ, मेरा सर घूम रहा है। दिलीप कुमार बोला, मेरे सर पर मालिश करो। शद्दू बोला, मित्र जी, ये जवाब सुनने के बाद मेरा जी भी मालिश करने लगा। दिलीप कुमार के सर की मालिश करते करते ये सोचने लगा कि दिलीप कुमार के लिए कौन सी बेवा मौजू रहेगी। और सच पूछो तो अपने वतन में वापस आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है।
कि मैं अपने प्यारे दोस्त दिलीप कुमार के लिए एक मौजूद बेवा तलाश करूं। उड़ते-उड़ते ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दिलीप कुमार को एक बेवा की तलाश है। ये खबर सुनते ही बहुत से घरों में जहाँ पहले शद्दू का साया तक न जा सकता था, वहाँ शद्दू को बड़े इंतज़ाम से दावतों पर बुलाया जाने लगा। होते-होते एक दिन हमारे मोहल्ले की अमीर खोजन ने, जो 10 साल से बेवा थी और जिसका बेटा गुल्ला शहर का मशहूर बटेरबाज था, शद्दू को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, सुना है तुम्हारा दिलीप कुमार एक बेवा से शादी करना चाहता है। हाँ, अमीर खोजन ये जवाब सुनकर देर तक चुप रही। आखिर बोली, दिलीप कुमार के पास कितना रुपया होगा? शद्दू हंसकर बोला, दिलीप कुमार की दौलत का क्या पूछते हो? 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिए प्रोड्यूसर उसके आगे पीछे घूमते हैं। दौलत तो उसके हाथों का मैल है, चाहे तो कल बम्बई को खरीद ले। खोजन सोच सोच के बोली, मेरे पास भी 80,000 रुपया है, तुम्हारा दिलीप कुमार क्या मुझसे शादी करेगा? शद्दू ने बहुत इत्मीनान से कहा, वो तो जिससे मैं कहूँगा उससे शादी करेगा। खोजन ने अपना बटुआ खोला। 10 दिन हुए शद्दू तेली महल्ले से एक 16 बरस की नौजवान बेवा को लेकर फरार हो गया। शहर के इज्जतदारों ने पुलिस से बहुतेरा कहा कि वो बम्बई जाकर दिलीप कुमार के मकान की तलाशी लें, लेकिन पुलिस वाले शायद दिलीप कुमार से डरते हैं। वो ना बम्बई गए, ना उन्होंने वहाँ की पुलिस को कोई वारंट शद्दू या दिलीप कुमार के खिलाफ भेजा। वो लोग हमारे शहर के आस-पास के कस्बों में ही शद्दू को ढूँढते रहे और आखिर उसे शहर से 30 मील दूर धोलरिया गांव के एक छप्पर में ढूंढ निकाला। शद्दू ताड़ी पी के बेसुध पड़ा था और वो लड़की एक कोने में बैठी रो रही थी। गिरफ्तारी के बाद अदालत में जरा के दौरान में पता चला कि शद्दू मियाँ अपनी ज़िंदगी में ना कभी बम्बई गए थे, ना कभी दिलीप कुमार का मुंह देखा था। लड़की को फरार करने में उन्होंने ये झांसा देकर अगवा कर लिया था कि वो उसे बम्बई ले जाएंगे और दिलीप कुमार से उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वो क्या करते? उसके बगैर लड़की कभी उनके काबू में नहीं आ सकती थी। शद्दू को जेल हो गई। जेल में मैं उससे मिलने के लिए गया था। शद्दू से मुलाकात भी हो गई थी। वापस आते वक्त शद्दू ने मुझे बताया कि जेल से छूटने के बाद वो दिलीप कुमार का नाई नहीं रहेगा, बल्कि राज कपूर का दर्जी बन जाएगा। दर्जी? मैंने हैरत से कहा, मगर क्या तुमने कभी सिलाई सीखी है? उस्ताद, तुम भी निरे बुद्धू हो। शद्दू हंसकर बोला, इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है? ये तो खुदादाद जौहर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और अफ़साने सुनने के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें।